Okay, dear students, today we will start our next chapter, which is Introduction to Euclid's Geometry. ठीक है, चैप्टर 5 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, यहाँ से थोड़ा सा चीज़ें आपकी चेंज होना शुरू होंगी। ठीक है, ज्योमेट्री पढ़ेंगे, उसके बाद लाइन एंगल्स पढ़ेंगे, ट्राइंगल्स आएगा, तो थोड़ा चीज़ें बढ़नी शुरू होंगी। हर एक चैप्टर अपने प्रीवियस चैप्टर से क्या होगा, लिंक्ड होगा। ठीक है, तो बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम दो बातें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो दो बातें क्या होंगी? ठीक है, वन इज कॉल्ड एक्सियोम्स एंड वन इज कॉल्ड पोस्टुलेट। ओके, इन दोनों बातों के साथ बड़ी समस्या रहती है, समझने में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो कुछ ऐसे समझेंगे कि बातें क्लियर रहें। ठीक है, अब एक्सियोम्स क्या है? देखो, जब बेसिकली जो चीज़ें हमको आज इतनी आसान लगती हैं, जो हम पढ़ते हैं, वो चीज़ें इतनी आसान नहीं थी। आप खुद ही सोचिए, आज तो आप पढ़ रहे हैं कि भाई एक्सियोम ये होता है, पोस्टुलेट ये होता है। ठीक है, अब जब ये चीज़ें पहले बनी होंगी, ठीक है, तब क्या फिनोमिना रहा होगा। जब ये पुरानी मेथड्स अगर हम बात करें, जब यूक्लिड का अगर हम टाइम पीरियड कहें तो 325 बिफोर कॉमन एरा टू 265 बिफोर कॉमन एरा चल रहा है। ठीक है, BC चल रहा है, बिफोर क्रिस्ट चल रहा है। तो इसका मतलब उस समय पर को ये चीज़ें इस्टेब्लिश हो चुकी थी। ठीक है, तो ये चीज़ें इस्टेब्लिश तो उस टाइम के लोगों ने ही ये चीज़ सोच ली थी। यूक्लिड उस समय का है, तो उसने पहले ही उसने ये सोचना शुरू किया जो आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ये सब कुछ डेवलप किया, वहाँ से ये डेवलप हुआ है। ठीक है, तो बात करें एक्सियोम्स की, तो बेसिकली एक्सियोम्स क्या है? देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं या कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप में प्रूफ होती हैं। मीन्स there are many things which has no origin, so few are one of जो उनकी बातें हैं, few हैं। ठीक है, जिनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, only few are we will study up here. If I say this is a single point, okay, this is a single point, and I say every figure, every line just start with a single point, we know, you also know. ठीक है, अब ये एक सिंगल लाइन है। अब इस सिंगल लाइन का क्या कोई ओरिजिन है? एक बात खाली ये कही जा सकती है कि बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, उनको एक सिस्टमेटिक मैनर पे जब हमने ड्रॉ किया होगा तो एक क्या बनी होगी, लाइन। क्योंकि वो तो कुछ ऐसे भी जा सकता था। ठीक है, ऐसे में क्या बनता, लाइन तो नहीं बनती। लेकिन लाइन ज्वाइन करने के लिए क्या होना चाहिए था, कुछ पॉइंट्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर। ठीक है, तो वो सिस्टमेटिक मैनर से क्या बन गया, एक लाइन बन गई। अब एक्सियोम्स कुछ ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, ठीक है, जिनका यूज़ हम अपनी मैथमेटिक्स में या फिर किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी करें तो हमको उस एक्सियोम्स की ज़रूरत पड़ती है कि हम कुछ मान के चलते हैं कि भाई हाँ, ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, इसके पीछे कोई भी रीज़न नहीं है, जो है तो है। जैसे अगर मैं कुछ एक्सियोम्स की बात करूँ, चलो पहले एक बार पोस्टुलेट भी बता देता हूँ। पोस्टुलेट क्या है? ठीक है, बेसिकली जब ये डिराइव किया गया एक्सियोम और पोस्टुलेट की जो बातें आई, ये जो नोशन आया, उस समय पर कोई एक्सियोम और पोस्टुलेट को डिफरेंट कंसिडर किया जाता था। बट आज की डेट में हम एक्सियोम और पोस्टुलेट दोनों को सेम ही कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब वैसे पोस्टुलेट क्या है? ये कुछ ऐसे एजम्पशन है जिसको हम मान के चलते हैं कि ये सही है, और अगर हम उसको फिर प्रूफ कर पाए तो उसको मान लेते हैं कि भाई पोस्टुलेट होगा। पोस्टुलेट पहले पोस्टुलेट नहीं था, वो पहले एक स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट जब प्रूफ हो गया तो वो क्या बन गया, एक पोस्टुलेट बन गया। तो कुछ ऐसे पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है, और पोस्टुलेट जो होते हैं उनका हम स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसका यूज़ करते हैं, या फिर पर्टिकुलर किसी चैप्टर में उसका यूज़ करते हैं, या फिर उसकी किसी ब्रांच में हम उसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली मैं कहूँगा कि मैथ्स की एक ब्रांच है ज्योमेट्री, जिसमें हम पोस्टुलेट का यूज़ करते हैं। अगर हम डायरेक्ट बात करें तो एक्सियोम्स आर एप्लीकेबल टू एवरीवेयर, बट पोस्टुलेट्स आर एप्लीकेबल इन ज्योमेट्री ओनली। ठीक है, तो दोनों बातें का मतलब है कि हम कुछ ऐसे ही स्टेटमेंट लेंगे जो पहले से क्या है, सही हैं, ये मान के हम चलेंगे। ठीक है,
तो हमने क्या कहा, एक्सियोम्स आर एप्लीकेबल टू एवरीवेयर, एक्सियोम्स आर यूनिवर्सल ट्रुथ, बट पोस्टुलेट्स आर applicable in a specific subject, like in a geometry we use. Okay, now I hope you are clear with these two terminology, axioms and postulates. ठीक है, axioms are universal truth, postulates जो हैं उनको हमने एक बार एक एजम्पशन किया कि ये सही हैं, फिर उनको सही मानते हुए हमने क्या किया, कुछ थ्योरम्स बनानी शुरू करी, कुछ आगे पोस्टुलेट्स बने, ठीक है, और वो किसी पर्टिकुलर ब्रांच के लिए ही यूज होंगे। एक्सियोम्स तो क्या है, एप्लीकेबल इन एवरी सब्जेक्ट, एवरी फील्ड, वो हर जगह सही है, लेकिन जो पोस्टुलेट है वो सिर्फ स्पेसिफिक ब्रांच में सही होगा, उसको वहाँ पर को हम सही मानते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर पोस्टुलेट का हम यूज़ कहाँ करते हैं, बेसिकली जियोमेट्री में ही करते हैं। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आपको ये बात समझ में आएगी। अब ये बात और अच्छे से समझ में आएगी जब हम एक्सियोम्स के कुछ टर्म्स देखेंगे और पोस्टुलेट के कुछ टर्म्स देखेंगे। ओके, नाउ अब हम कुछ एक्सियोम्स की बात करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट एक्सियोम आपका यूक्लिड बताता है वो है आपका थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब मैं इसका एग्जांपल आपके ही पर्सनल लाइफ से देता हूँ कि भाई ए इज फ्रेंड ऑफ बी, ए इज फ्रेंड ऑफ बी एंड बी इज फ्रेंड ऑफ सी, ए इज फ्रेंड ऑफ बी एंड बी इज फ्रेंड ऑफ सी। तो इनडायरेक्टली ए विल बी फ्रेंड ऑफ सी ऑल्सो। बात समझ आ गई, ए बी का दोस्त है लेकिन बी का दोस्त तो सी है, तो ऑब्वियस है कि ए और सी भी आपस में क्या बन जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे। तो ऐसे ही इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी देन ए इज इक्वल टू सी ऑल्सो। अब इसका कुछ आप प्रूफ तो नहीं दे सकते ना, कि क्या प्रूफ है इसका, कुछ नहीं, ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल, तो ए बी सी के इक्वल होगा। तो ये एक तरह का क्या है, एक्सियोम है। बात आई समझ में। अगला एक्सियोम देखते हैं, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। अगर दो बातें कोई इक्वल हैं, अब उनमें अगर कोई इक्वल चीज ऐड कर दी जाए तो जो कंप्लीट आएगा, जो होल होगा, वो भी क्या होगा, इक्वल। अब इसके लिए नॉर्मल सी बात, जैसे मान लिया जाए कि ए इज इक्वल टू बी है, अब ए में अगर मैं 2 ऐड करूं और बी में भी 2 ऐड करूं तो जो भी आएगा वो भी आपस में इक्वल होगा। इसका नॉर्मल सा एग्जांपल देख लो, जैसे 2 इज इक्वल टू ऑब्वियसली 2 के ही होगा, +1 करोगे दोनों तरफ तो क्या बनेगा, 3 इक्वल टू 3 बनेगा। एक मतलब सिंपल सा एग्जांपल समझने के लिए, इफ ए इज इक्वल टू बी तो a प्लस 2 इक्वल टू बी प्लस 2, अगर आप 2 दोनों तरफ ऐड करते हो तो वो दोनों बातें क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वैसे अगर मैं बात करूँ सीधे सीधे कह दूँ तो नेक्स्ट क्या होगा, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। अगर सॉरी द रिमाइंडर्स आर इक्वल, अगर आप इक्वल ही सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हो तो जो आएगा वो भी इक्वल होगा। 2 में से 1 ऐड करोगे, 2 में सॉरी 2 में से 1 में सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ भी 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो दोनों बातें क्या हैं, सेम ही तो है। तो थर्ड पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड टू इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। ओके ओके, नाउ द फिफ्थ वन इज things which coincide with one another are equal to one another. So fourth axiom कहता है आपसे things which coincide with one another are equal to one another. Basically अगर सिंपल भाषा में बात करें कि लाइक अगर मैं ना x प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर मैं कहता हूँ 4 + 5, कुछ इस तरह की बात, ठीक है, तो कह सकते हैं कि x किसके इक्वल होगा, 4 के, या फिर y 5 के, या फिर x 5 के, y 4 के। तो थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, अगर इसके अंदर ये दो बातें हैं तो वो एक एक दूसरे के एक एक के इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, नाउ टॉक अबाउट फिफ्थ, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ऑब्वियस है कि जो होल होगा वो ग्रेटर देन द पार्ट होगा ही। ठीक है, जैसे अगर मैं कह दूं कि 5 जो आ रहा है वो 4 + 1 करके आ रहा है, तो 5 4 से ही बड़ा होगा और 5 1 से ही बड़ा होगा। तो फिफ्थ एग्जाम क्या है, आप लिख भी लेंगे इसको, द होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट। ओके,
नाउ 6th पोस्टुलेट की बात करें, थिंग्स विच आर डबल्ड ऑफ द सेम थिंग इज आर इक्वल टू वन अनदर, मीन्स इफ x इज इक्वल टू y देन 2x इज इक्वल टू ऑल्सो 2y। ऑब्वियस है ना कि अगर दो बातें इक्वल हैं तो उनका ट्वाइस या फिर डबल करोगे तो वो भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। डबल करो आप, ट्रिपल करो, जो भी करोगे वो दोनों बातें लास्ट में इक्वल ही होंगे। ठीक है, आप इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ऐसी 7th, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब अगर हाफ भी कर दिया जाए तो भी सेम ही आएगा। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लेंगे। क्या कहा, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, तो ये कुछ एक्सियोम्स हैं, ठीक है, जिनकी बातें इस चैप्टर में आपको मिलेंगी। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं पोस्टुलेट्स की। पोस्टुलेट्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है, स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। तो नॉर्मल सी बात है कि कोई भी लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ही जाएगी। ठीक है, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक है, ये बात समझ आ गई। और दूसरी बात कहता है, अगर हम दूसरा पोस्टुलेट, आप सिर्फ पोस्टुलेट लिखेंगे। ठीक है, पोस्टुलेट्स आप लिख लेंगे, एक्सियोम और पोस्टुलेट सिर्फ नोट कर लेंगे आप, बाकी आपने कुछ नहीं करना है इसमें। सेकेंड है अ टर्मिनेटेड लाइन, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely। ठीक है, कोई भी टर्मिनेटेड लाइन है वो आप उसको कहीं को भी एक्सटेंड कर सकते हो। नॉर्मल सी बात है कि अगर टर्मिनेट है मतलब इसका मतलब आगे को क्या हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है, तो आप उसको कर सकते हो, लाइन को एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, नॉर्मल पोस्टुलेट। थर्ड की बात करें तो सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ऑब्वियस है, आप सर्कल को किसी भी रेडियस से या फिर किसी भी सेंटर से ड्रॉ कर सकते हो। ये भी क्या एक तरह का पोस्टुलेट है। ठीक है, पोस्टुलेट थर्ड आप लिख लेंगे, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ठीक है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन with any radius and any center। ये आपको आपकी बुक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे हैंड राइटिंग समझने में प्रॉब्लम है तो आपको कोई बात नहीं, आप बुक से इसको देख सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, सारे राइट एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल ही होंगे। ठीक है, राइट एंगल तो राइट एंगल ही रहेगा। ठीक है, तो 90 के इक्वल हो सकता है ना, तो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये है पोस्टुलेट 4। ठीक है, सारे 90 क्या होंगे, 90 के इक्वल तो होंगे, तो आप इसको लिख लेंगे लैंग्वेज में, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर लास्ट पोस्टुलेट की बात करें, मेन पोस्टुलेट आपका यही है इस पूरे चैप्टर के लिए, पोस्टुलेट 5th। ठीक है, पोस्टुलेट 5th क्या कहता है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angle is less than the two right angles। अब आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी, अब अगर मैं बताऊंगा तो आप अब समझ में आएगा। जैसे मान लो कि ये दो लाइन से थी, ये दो लाइन थी। ठीक है, और ये एक ट्रांसवर्सल था। ठीक है, इसने कहा स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन। तो आपने देखना है कि कोई दो एंगल इसी इन दोनों लाइन के इंटीरियर, यानी कि या तो यहाँ के या फिर ये दो इंटीरियर या फिर ये दो इंटीरियर। अब ये क्या, देखो कितनी नॉर्मल सी बात कर रहा है। ये कह रहा है कि ये दो लाइन आगे जाके उसी तरफ मिलेंगी। देखो या तो इस तरफ मिलेंगी या इस तरफ मिलेंगी, और आप देख पा रहे हैं कि इस तरफ मिलना चाह रही हैं। तो अगर इस तरफ हो तभी मिलेंगी, जिस ये उस तरफ मिलेंगी जिस तरफ इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम होगा। बात समझ आई, ये तब मिलेंगी, ये उस तरफ मिलेंगी, मैं कहूँ ये उस साइड मिलेंगी जिस साइड इनके इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से कम होगा। आप देख सकते हैं ये दोनों का सम अगर 180 से कम हो रहा है तो आगे इनको प्रोड्यूस करने पर ये दोनों आपस में कहीं मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर यहाँ को नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ 180 से क्या है, ज़्यादा है। अब मैं पोस्टुलेट 5 पढ़ता हूँ तो आपको समझ में बात आएगी। If a straight line falling on two straight lines, if a
straight line falling on two straight line makes the interior angles on the same side of it to get taken together. अगर किन्हीं भी दो इंटीरियर एंगल्स को लिया जाए, अगर वो 180 से कम आता है ऑफ टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स मतलब 90 + 90 180 से कम आता है, देन द टू स्ट्रेट लाइन्स, अब ये जो दो स्ट्रेट लाइन है, इफ प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली, अगर इनको प्रोड्यूस किया जाए, मीट ऑन द सेम साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल्स, और ये आगे जाके उसी तरफ मिलेंगी जिस तरफ 180 से कम इन दोनों का सम होगा। तो इसका मतलब अब यहाँ से अगर हम एक कंक्लूजन निकालें कि इसका मतलब अगर 180 हुआ तो ये आगे जाके कभी नहीं मिलेंगी, अगर इनका सम क्या हो जाए 180 हो जाए तो आगे जाके कहीं नहीं मिलेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि तब दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ये इस बात का कंक्लूजन भी निकल गया। तो पोस्टुलेट फिफ्थ को भी आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो था इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आपका मेन यहाँ पर को पोस्टुलेट 5 ही है, तो पोस्टुलेट 5 को आप अच्छे समझना। मेन आपका काम होगा कि एक्सियोम्स को नोट कर लें और पोस्टुलेट्स को नोट कर लें। ठीक है, और अगर आप 5.1 को खुद भी बनाना चाहें तो आप खुद भी बना सकते हैं, ये इजी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में 5.1 और 5.2 को कंप्लीट ही कर लेंगे। ठीक है, ये एक दिन का काम और है, एक वीडियो का काम और है, तो इसको निपटा के हम फिर अपने नए चैप्टर में आ ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का आपको समझ में आया होगा। एक्सियोम और पोस्टुलेट्स, एक्सियोम्स का मतलब विच इज एप्लीकेबल टू एवरीवेयर, बट पोस्टुलेट्स आर स्पेसिफिक। ठीक है, दे आर एप्लीकेबल इन स्पेसिफिक is filled in mathematics. In this chapter we use postulates in only geometry. Okay, तो यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। ओके, थैंक यू।